राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। कल हमने जिस महान क्रांतिकारी को स्मरण किया, श्री हरिकृष्ण, उनके पिताजी का, उनका डायलॉग, उनका वो बचपन, उनकी जवानी और किस और बढ़ रही थी, ये सब हमने कल के एपिसोड के अंदर देखा। आज उन्हीं को पार्ट 2 के अंदर हम जो डिस्कस करने लगे हैं, उनके जीवन का दूसरा भाग आज के हम इस एपिसोड में लेंगे। ये सब उन अज्ञात महान क्रांतिकारियों को इस चैनल के माध्यम से ले रहा हूं जिनको कोई नहीं जानता। देश के लिए देखिए कैसे कैसे कमाल, किस त्याग से, निष्ठा से, कर्मठता से, किस भावना से क्या कर रहे थे वो देश की आज़ादी के लिए, भारत माँ की बेड़ियां काटने के लिए किस तरह से कट रहे थे, कैसे लोग काला पानी के उस घोर नारकीय जेलों के अंदर दम तोड़ रहे थे, कैसे फांसी के तख्तों पर झूल रहे थे और कैसे जेल की लंबी यातनाओं में अत्यंत कठोर यातनाएं सहते हुए दम तोड़ रहे थे। कितना कुछ हो रहा था और हमें बताया गया आज़ादी किसने लेके दी। चलिए उसको मैं अब रिपीट नहीं करता, बार बार आपको आ रहा है आपके सामने, पर आज हम आते हैं अपने इस महान क्रांतिकारी हरिकृष्ण जी की ओर। हाँ, कल याद होगा आपको 13 दिसंबर 1930 को संपन्न हुआ दीक्षांत समारोह। उस समारोह के अंदर क्या क्या हुआ, कुछ बातें कल आ गई थी, कुछ आज आ जाएंगी। पंजाब के गवर्नर जॉफरी डी मोंटमोरेंसी पर 2 गोली हरिकृष्ण ने दागी। पहली गोली उसकी बाह को छीलती हुई निकल गई, और दूसरी गोली पीठ पर फिसलती हुई निकल गई, वो भी दोनों तरफ से छलनी करती हुई जख्मी करके निकल गई। हाँ, तीसरी गोली जमीन से, वो तो कुर्सी पर लगाई, कल की बात हो गई थी, कुर्सी हिल गई थी, निशाना क्यों चूका, पिताजी को जवाब देना पड़ा। भाई, पिताजी ने कहा कि हरिकृष्ण, मैंने तो तुझे कमाल का निशानेबाज बनाया था, ये दोनों निशाने कैसे चूके और वो मरा क्यों नहीं। एक बाप अपने बेटा से ये पूछ रहा था, तो उन्होंने कल जो जवाब दिया था मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। अब तीसरी गोली जो जमीन से चलाई गई, कुर्सियां छोड़ दी गई कि अब की बार तो मैं इस गवर्नर को खत्म करूंगा ही, लेकिन डॉक्टर राधाकृष्णन सामने आ गए। वो गोली भी इसलिए नहीं चलाई गई। हरिकृष्ण अगले वार के लिए भागकर पोर्च में जा पहुंचे। पुलिस का दरोगा चानन सिंह हरिकृष्ण पर लपका। हरिकृष्ण ने उसे रुक जाने की चेतावनी दी, पर दरोगा रुका नहीं। विवश होकर हरिकृष्ण ने उस पर गोली छोड़ दी और वह वहीं ढेर हो गया। एक अन्य पुलिस वाला उसकी तरफ भागा, हरिकृष्ण की तरफ, उसकी तरफ बढ़ा, तो हरिकृष्ण ने उस पर भी गोली दाग दी, छोड़ दी गोली, वह लेट कर बच गया। हरिकृष्ण की सभी गोलियां समाप्त हो गईं। उसने अपने रिवॉल्वर को फिर से भरना चाहा, भरने के लिए प्रयास करने लगा, पर इसी बीच हरिकृष्ण पर काबू पा लिया गया। गिरफ्तार करके हरिकृष्ण को बहुत बुरी तरह से पीटा गया। पीटते पीटते ले जाकर उसे जेल में बंद कर दिया गया। जेल में बहुत सी यातनाएं, भयंकर, बर्फ की सिल्लियों के ऊपर, और बर्फ की सिल्लियां ऊपर भी और नीचे भी रखी गई। दोनों टांगों में उसकी गर्दन कस के कि ये हिल ना जाए, हिल ना सके, ऊपर भी बर्फ नीचे भी बर्फ।
यानी अलग कितने प्रकार से हरिकृष्ण को हर तरह से यातनाएं दी गई। प्रतिदिन उसे कठोर से कठोर यातनाएं दी जाने लगी। 2 जनवरी 1931 को 2 जनवरी 1931 को प्रारंभिक जांच हुई और 5 जनवरी को हरिकृष्ण को सेशन कोर्ट यानी सेशन जज के सुपुर्द कर दिया गया। उसने अपने बयान में, स्टेटमेंट में जो कहा वो सुनिए। क्या बोला? हरिकृष्ण जी बोल रहे हैं सेशन कोर्ट के सामने, राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए प्रयत्न करने वाले हजारों देशवासियों, स्त्रियों और बच्चों को जेलों में बंद करके उन्हें पीटा और अपमानित किया गया है। इसी कारण मेरा विश्वास अहिंसा से उठ गया और सशस्त्र क्रांति पर जम गया है, विश्वास हो गया है। चर्चिल के भाषण से मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। क्या था भाषण चर्चिल का? उसका भाषण क्या था? मेरा विश्वास और भी दृढ़ हो गया है। क्या बोला वो चर्चिल? अंग्रेज भारत को कभी मुक्त नहीं करेंगे और इसलिए मैं भी दृढ़ प्रतिज्ञ हो गया। मैं गवर्नर को कठोर दमन करने के लिए उत्तरदायी मानता था। मैंने 95 रुपए में, 95 रुपीज में एक रिवॉल्वर खरीदा और निश्चय किया कि दीक्षांत समारोह के दिन ही गवर्नर को दंड दिया जाए, क्योंकि उसे दंडित होते देखकर उस दिन देखने वाले व्यक्तियों का समूह कौन होगा? विशेष व्यक्तियों का समूह वहां उपस्थित होगा। तो 26 जनवरी 1931 को सेशन जज द्वारा हरिकृष्ण जी को मृत्यु दंड भी सुना दिया गया। हाई कोर्ट ने भी इसको यथावत रखा। आगे अपील होती है तो वहां भी ऐसा ही रहा, हाँ भाई इसको फांसी ही देनी है। जब जेल में उसकी दादी आई और बेटे बहुत जब दंडित देने के ये करने के लिए उसको कहा गया कि बेटे फांसी के तख्ते को बहुत हौसले से फेस करना, उस फांसी के तख्ते पर बड़ी हिम्मत के साथ चढ़ जाना। हरिकृष्ण ने उत्तर दिया, फिक्र मत करना दादी, दादी शेरनी का पोता जेल को, मौत को लज्जित करके दिखा देगा। मौत मेरे से शर्मा जाएगी। जिस जेल में हरिकृष्ण जी का उसको बंद किया हुआ था, इस क्रांतिकारी को, उसी जेल में पास की कोठरी में सरदार भगत सिंह भी फांसी का इंतजार कर रहे थे। हरिकृष्ण ने भगत सिंह से मिलने के लिए रिक्वेस्ट की, जिद की, और जब उसको नहीं मिलने दिया गया हरिकृष्ण को, तो इसके प्रोटेस्ट में उसने अनशन शुरू कर दिया। नहीं मिलने देने पर अनशन आरंभ हो गया। 9 दिन के अनशन के बाद सरदार भगत सिंह को लाया गया। भगत सिंह के हाथ से दूध पीकर अनशन तोड़ा गया। फांसी के पहले हरिकृष्ण ने अपनी अंतिम इच्छा इस प्रकार प्रकट की। कैसे? मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मैं इस पवित्र धरती पर उस समय तक जन्म लेता रहूं जब तक इसे स्वतंत्र ना करा दूं। यदि मेरा मृत शरीर परिवार को दिया जाए तो मेरा अंतिम संस्कार उसी प्रकार, उसी स्थान पर किया जाए जहां पर इस बीच में
उनको फांसी हो चुकी थी तीनों को। कहां रखा जाए? जहां शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का अंतिम संस्कार हुआ था। और मेरी अस्थियां भी उन लोगों की अस्थियों की तरह ही सतलुज में प्रवाहित की जाए। हरकिशन का पार्थिव शरीर घर वालों को नहीं दिया गया। 9 जून 1931 को लाहौर की मियांवाली जेल में प्रातः 6 बजे हरकिशन को फांसी दे दी गई। हरिकृष्ण को फांसी दे दी गई प्रातः 6 बजे। हरिकृष्ण के पिता भी श्री गुरदास मल को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल की यातनाओं से वो भी दम तोड़ गए। हरिकृष्ण का छोटा भाई भगत राम, ये वही भगत राम थे जिसे, कौन थे? ये वो भगत राम थे जिन्होंने सुभाष चंद्र बोस को, जब वो नजरबंद थे, रहमत अली के नाम से साथ देकर पहले अफगानिस्तान और फिर जर्मनी पहुंचाया। छोटा भाई भगत राम रहमत अली बनकर नेताजी सुभाष चंद्र के साथ। पिताजी पूछ रहे हैं तुम्हारी 2 फायर कैसे गड़बड़ हो गए, गवर्नर मरा क्यों नहीं? और उनके जीवन के क्रांतिकारी घटनाओं के कारण अभी इन्हीं दिनों उनको भी गिरफ्तार करके जब यातनाएं दी गई तो वो भी दम तोड़ गए। दोनों भाई। पिताजी और दादी क्या बोल रही है आकर के? बेटे, फांसी के तख्ते पर हौसले से चढ़ना। और वो क्या बोल रहे हैं हरिकृष्ण जी, वो मैंने आपको सुना दिया। ऐसे महान विप्लवी, क्रांतिकारी, मौत को हमेशा ही हथेली पर रख करके चलने वाले, हंसते खेलते हुए मौत को गले लगाने वाले, फांसी के तख्ते पर झूल जाने वाले, भारत मां की गोद में हमेशा की नींद सोने वाले भरी जवानी में, कुछ लोगों की तो जवानी अभी आरंभ ही हुई थी। ऐसे अनेक हजारों की संख्या में, नहीं लाखों की संख्या में, जिनको अंग्रेजों ने यातनाएं दी, निर्दोष असहाय लोगों को भी मारा, ऐसे लाखों लोग गांव के गांव जला दिए गए। कितना कुछ हुआ है। मैं साथ साथ में छोटा छोटा इतिहास भी आपके सामने लाता रहता हूं। जो चरित्र है, जो क्रांतिकारी है, नायक और नायिकाएं हैं, उनको बीच में रख करके उसके आगे पीछे का परिवेश भी मैं आप लोगों के सामने लाता हूं। श्री हरिकृष्ण जी के 2 एपिसोड के अंदर जो मैंने आपके सामने बात लाने की कोशिश की है, एक से एक बढ़ करके भाई, जितने में आज शायद 475 पौने 500 वीडियोज आप तक पहुंच गई हैं। 50-60 देशभक्ति के गीत छोड़कर बाकी ये सारे वो लोग हैं, और 98% वो लोग हैं जिनका नाम तक नहीं जानते, और 2% जो होंगे उनके नाम तो शायद सुन रखे होंगे पर उनके बारे में कोई बहुत कुछ नहीं जानते। मैंने कोशिश की है विस्तार से, जितना भी मैं जुटा सकता था वो दे करके आपके सामने लाने का प्रयास किया है। ये प्रयास क्यों है, किस लिए है कि हमें जो बताया गया कि आज़ादी किन्होंने लेके दी, जिन्होंने लाठी नहीं खाई। मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर ही ना थे, एक लाठी नहीं खाई, जेलें भी वीआईपीज, सरकार से मिलकर तय होता था कब जाना और कब आना। अंग्रेजों को फर्क नहीं पड़ता था, गांधी सूट करता था और नेहरू के हाथ में सत्ता सौंपनी थी। अपने चमचों को, अपने खरीदे हुए लोगों को, अपने पिट्ठुओं को हाँ में हाँ मिलाने वाले गद्दारों को सत्ता सौंप के जाना था। और आज़ादी के बाद भी इन लोगों ने बाकी तो जो पाप किए सो किए। सबसे बड़ा पाप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए अंग्रेजों के साथ समझौता किया और ये कहा कि जिंदा और मुर्दा जब भी मिलेगा हम आपको सौंप देंगे। अरे वो विलक्षण क्रांतिकारी, सारी दुनिया के अंदर भारत की स्वतंत्रता को, की पताका को फहराने वाला,
कितने ही देशों का सहयोग लेकर के इतनी बड़ी अंग्रेज सत्ताशाही को ललकारने वाला, सशस्त्र चुनौती देने वाला, उसका भी सौदा कर लिया नेहरू ने। चलिए, इस चैनल के माध्यम से मेरा एक प्रयास हो रहा है, और ये प्रयास केवल 190 साल का भी मैं ले रहा हूं। मैं तो सिंध के राजा दाहिर से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक आपके सामने ऐसी 1500 2000 वीडियोस अज्ञात लोगों की, अनजान लोगों की, अनसंग हीरोज, नायक और नायिकाएं, वीर वीरांगनाएं, उन सबको आपके सामने लाने का अथक प्रयास कर रहा हूं। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।